बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। माइक हरारे इस वक्त डी क्रूसो के अंदर रहकर बोल रहा था। उसी वक्त टीम के एक जासूस ने आकर कहा, मिस्टर क्रूसो, बाहर की कुछ खबर है? इस शहर के एक बाजार में भगदड़ शुरू हो गई है। मर्द, औरतें और बच्चे सहमे हुए हैं। कई दुकानें बंद हो गई हैं। वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बाजार की मेन रोड पर एक इंसानी रूह को देखा है। डी क्रूसो ने पूछा, क्या बक रहे हो? क्या तुमने भी उसे देखा है? रूह का मतलब तो यही हुआ कि अक्स मुंतकिल किया जा रहा है। हरारे ने सोच के जरिए कहा, बिल्कुल यही बात है। मुखालिफ पार्टी आ पहुंची है। मैंने अभी तुमसे कहा था कि वो भी यही तरीका इख्तियार करेंगे। अपने जासूस से पूछो, क्या उसने सड़क पर उस अक्स को देखा है? डी क्रूसो ने जासूस से यही पूछा। उसने कहा, जब बाजार में भगदड़ शुरू हुई थी तो एक शख्स भागता हुआ आकर मुझसे टकरा गया। मुझसे कहने लगा, वो उधर एक शख्स की रूह जा रही है। मैं उसकी बताई हुई समत दौड़ता हुआ गया। कितने ही लोग खौफजदा होकर दुकानें बंद कर रहे थे। एक दुकानदार से पूछने पर उसने एक गली की तरफ इशारा किया। फिर मैंने उसे एक गली में देखा। वो गली में हर मकान की तरफ घूम घूम कर कह रहा था, लोगों, मुझसे खौफ ना खाओ। मैं किसी चंगेज खान की नहीं, एक आशिक की रूह हूँ। अपनी माशूक की तलाश में यहाँ भटक रहा हूँ। क्या तुम में से किसी ने उसे देखा है जो मेरी जाने जाना है और जिसका काम दिल दुखाना है? उस गली में सब ही ने अपनी मकानों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लिए थे। वो रूह कह रही थी, तुम सब कितने नादान हो। क्या इतना नहीं समझते कि एक रूह बंद खिड़कियों और दरवाज़ों से भी गुजर कर तुम्हारे पास आ सकती है? जब वो रूह एक बंद दरवाजे से गुजर कर एक मकान के अंदर गई, फिर नज़रों से ओझल हो गई। डी क्रूसो ने जासूस से पूछा, उस रूह का कद और हुलिया बताओ। क्या वो किसी जवान की रूह थी? जी हाँ, बेहतरीन गर्म सूट पहने हुए थी। मेरा मतलब वो थी नहीं, था कोई खूबरू जवान था। उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद मैं उस मकान के अंदर जा सकता था, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि मुखालिफ पार्टी ने हमसे पहले हमारे हथकंडे शुरू कर दिए हैं। तुमने अच्छा किया कि उसके सामने नहीं गए, वरना उसके साथ ही किसी चार दीवारी में बैठे उसके साथ तुम्हें भी टीवी स्क्रीन पर देख लेते। फिर तुम्हारे जरिए वो हम पर नज़र रखते। जासूस ने पूछा, सर, ये समझ में नहीं आया कि हमारे दुश्मन इन मखसूस आलात के ज़रिए ये क्यों जाहिर कर रहे हैं कि वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनके पास भी ऐसे ही आलात हैं। डी क्रूसो ने हरारे से सोच के ज़रिए पूछा, तुम इस सिलसिले में कुछ बताओ। दुश्मन छुपकर हमले करते हैं, लेकिन वो हमें बेखबरी से खबरदार कर रहे हैं। ये उनकी कैसी हिकमत अमली है? माइक हरारे ने कहा, ये लोग बहुत ही मक्कार हैं। हम बड़ी राजदारी से दोनों ममालिक की अफवाज तक यानी सियाचिन तक इन आलात के ज़रिए पहुंचना चाहते थे, मगर पारस या अली तैमूर ऐसे आलात की नुमाइश कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को चौकन्ना कर रहे हैं। फ़ौजी सुराग रिसां ये सोच सकते हैं कि गैर मुल्की एजेंट ऐसे अजीब व गरीब आलात के ज़रिए सियाचिन तक पहुँच सकते हैं। ये फरहाद के बेटे हमारी हिकमत अमली अपना कर हमारा ही पोल खोल रहे हैं। डी क्रूसो ने कहा, यह तो हमारे पाँव तोड़ने वाली बात हुई। हम आगे चल नहीं पाएंगे। तुम बहुत ही ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त फाइटर हो। तुम्हारा दावा था कि पारस से सामना होगा तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। अब पता नहीं वो पारस है या अली तैमूर, उन्होंने तुम्हें गर्दन तोड़ने का अभी मौका नहीं दिया है। उससे पहले ही तुम्हारी और पूरी टीम की टांगें तोड़ डाली हैं। ये लम्हा फिक्रिया है कि अब सियाचिन की बुलंदी तक कैसे पहुंचोगे? किसी ना किसी तरह पहुंचना ही होगा। तुम कोई शतरंजी चाल सोचो। मैंने रसद पहुंचाने वाले दोनों ममालिक के चंद फौजी जवानों के अंदर अपनी जगह बनाई है। तुम कोई ऐसी तदबीर करो कि उन जवानों को सहरज़दा रख कर मखसूस आलात उन तमाम अड्डों तक पहुंचा दूं और इस दौरान पारस की टीम मेरा रास्ता रोक ना पाए। माइक हरारे ने कहा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ तुम्हारे मुकाबले पर पारस अपनी एक टीम लेकर आया है। मैं यकीन की हद तक ये अंदाज़ा कर रहा हूँ कि पारस की टीम में गॉड मदर ट्रेसा की छोटी बेटी एना लाना और उसका लाइफ पार्टनर आदिल है। उन दोनों को अक्स मुंतकिल करने के सिलसिले में महारत हासिल है। अब चाल दूसरी तरफ से चलो। पहले सुराग लगाओ कि पारस अपनी टीम के साथ कहाँ ठहरा हुआ है। अगर तुम किसी तरह एना लाना और आदिल को अगवा कर सको तो पारस उसी तरह उन्हें रिहाई दिलाने तुम्हारे सामने आएगा, जिस तरह वो आफरीन की रिहाई के लिए जान की बाजी लगाकर काली संगम की इमारत में आया था। डी क्रूसो ने ताइद में सर हिलाकर कहा, वो यहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को हमारे खुफिया इरादों से होशियार कर रहा है। क्या बाबा साहब के इदारे की कोई दूसरी टीम भारत में भी अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के साथ मौजूद होगी
और वहां भी हमारे मंसूबे को नाकाम बनाएगी? हरारे ने कहा, जरा एक मिनट, तुम्हारी यह आखिरी बात मेरे दिमाग में लग रही है, मैं भी तुमसे बात करूंगा। वो डी क्रूसो के अंदर से चला गया। उसकी टीम का दूसरा जासूस आकर बता रहा था कि अभी 7 बजे हैं और तमाम बाजार बंद हो गया है। वहाँ 6 बजे से पहले ही रात की तारीकी छाने लगती थी। अब से तकरीबन 9 या 10 बरस पहले वहाँ शाम का अंधेरा फैलने से पहले बाजार बंद हो जाया करते थे। कुछ सर्दी और कुछ वीरानी के बायस लोग शाम होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गिलगित ऐसे इलाके में है जहाँ तक पहुँचना हमेशा एक दुश्वार गुजार मरहला रहा था। इसके बावजूद चीन के ताजिर बरे सगीर और अरब वगैरह की तरफ जाते और बरे सगीर और अरब के ताजिर चीन की तरफ तिजारती सफ़र करते तो सबका अहम पड़ाव गिलगित में होता था। जब दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिले कराक्रम को चीर कर पाक चीन दोस्ती ने शाहराए रेशम की तामीर की तो 1 मई 1986 से ताजिरों, सयाहों और आम लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई और वो वीरान रहने वाली गिलगित की छोटी सी बस्ती एक छोटे से खूबसूरत शहर में तब्दील हो गई। अब यहाँ रात को भी रौनक रहती थी, लेकिन उस रात 7 बजे ही शहर में वीरानी छा गई। दुनिया के इस बुलंद इलाके में पसमानदा लोगों को कभी ये इल्म नसीब नहीं हुआ था कि ये दुनिया साइंसी तरक्की में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वहाँ तमाम घरों में टीवी नहीं थे। जिन्होंने बड़े घरों या होटलों में टीवी स्क्रीन से आगाही रखी हुई थी, उन्हें समझाया जा सकता था कि कैमरों और मुख्तलिफ आलात के ज़रिए किस तरह इंसानों को दूर दूर तक टीवी स्क्रीन पर पहुँचाया जाता है। लेकिन इस तरह वो भी ये यकीन नहीं कर सकते थे कि मखसूस आलात के ज़रिए एक इंसान के अक्स को गिलगित के एक बाज़ार में पहुँचाया गया है। वो उसे रूह समझ रहे थे और खौफज़दा होकर अपने अपने घरों के अंदर घुस कर बैठ गए थे। पारस जानता था कि पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज को अक्स मुंतकिल करने वाली टेक्निक का इल्म है। माजी में गॉड मदर के बेटे वाइन लोइन और एनालाना वगैरह ने इसी तकनीक के ज़रिए तिल अबीब के बहुत बड़े बैंक में डाका डाला था। तब से दुनिया के तमाम सुराग रिसानों को इसके बारे में खासी तफसीलात मालूम हो गई थीं। ऐसे मखसूस आलात दुश्मन ममालिक के अहम राजों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते थे। पता नहीं कितने मुल्क ऐसे आलात तैयार करने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे। वैसे पाकिस्तान और भारत के पास ऐसे आलात नहीं थे और उन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। चूँकि पारस पाकिस्तान की तरफ से किसी मिशन पर नहीं आया था, इसलिए उसने पाकिस्तानी हुकाम से राबता नहीं किया था। उसने गिलगित के बाज़ार में आदिल के अक्स को मुंतकिल करके उस इलाके में दहशत फैलाई थी और अब ये खबर पाकिस्तान आर्मी तक पहुंच रही होगी। माइक हरारे ने थोड़ी देर बाद डी क्रूसो के अंदर आकर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद बोला, हमसे गलती हो गई। तुम्हें अपनी टीम और अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के साथ पाकिस्तान के शुमाली इलाके में नहीं आना चाहिए था। यहाँ पारस ने जो तरीका इख्तियार किया है उसके नतीजे में कल सुबह तक ऐसे लोगों को मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तलाश करेंगे जिनके पास टीवी कैमरे और अक्स मुंतकिल करने वाले आलात होंगे, और ये सब कुछ गिलगित में तुम्हारे पास है। जितनी जल्दी हो सके इन आलात को दूसरी किसी जगह मुंतकिल कर दो। वाकई हम पर यह मुसीबत आने वाली है। मैं अभी ये तमाम सामान यहाँ से हटा रहा हूँ, लेकिन इस इलाके में कहीं पारस के पास भी यही सामान होगा। हो सकता है वो यहाँ ना हो, कहीं दूर दराज के इलाके से अक्स मुंतकिल कर रहा हो। यही बात है, वो अहमक नहीं है। तुम्हारी तरह शुमाली इलाका जात में कहीं नहीं रहेगा, दूर ही से कार्रवाई करेगा। तुम वक्त ज़ाया ना करो, तमाम सामान के साथ यहाँ से जाओ, हम तबादला ख्यालात करते रहेंगे। वो अपनी टीम के तमाम अफराद को बुलाकर वहाँ से रवानगी की तैयारी करने लगा। गॉड मदर के बेटे वाइन लोइन ने अक्स मुंतकिल करने के जो आलात बनाए थे उनकी कारकर्दगी महदूद थी। वो आलात कम फासलों तक अक्स को ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अली तैमूर ने जब ऐसे आलात बनाए तो उनकी कारकर्दगी पे बहुत इजाफा किया। फ्रांस के सैटेलाइट से उन्हें मुंसलिक कर दिया। बाद में यही तरीका माइक हरारे ने भी आजमाया। अब वो हज़ारों मील दूर तक इन आलात के ज़रिए अक्स मुंतकिल करने लगे थे। पिछले दिनों जब भारतीय फ़ौज और माइक हरारे की मुश्तरका कोशिशों से शितारा को ट्रैप करने की कोशिशें की जा रही थीं तो पारस ने उसे बाहिफाजत इस्कंदरिया पहुंचा दिया था और उसे यकीन दिलाया था कि इस्कंदरिया आएगा और उसके साथ वाशिंगटन जाएगा। दरअसल उसने शितारा के ज़रिए माइक हरारे और सुपरमास्टर को अपनी आमद की इतला दी थी और ख़ुद वहीं भारत में रह गया था। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियाचिन में कभी जासूसी नहीं कर सकता था, इसलिए वो भारत में रह गया और वहीं उसने एनालाना और आदिल को बुला लिया था। ये मालूम हो चुका था कि सुपरमास्टर की टीम शाहराए रेशम से होकर दर्राए खुंजराब में पहुंचकर क़याम करेगी और वहीं पारस की आमद की तवक्को करेगी।
बाबा साहब के इदारे में बारबरा और जे मॉर्गन को गिलगित से लेकर दराए खुंजराब तक के सरकारी ओहदेदारों और वहाँ के बड़े लोगों की आवाज़ें सुनाई गई थीं। उन्हें ये मालूम करना था कि सुपरमास्टर की टीम गिलगित में है या खुंजराब की तरफ चली गई है। पारस ने जे मॉर्गन से कहा, मैं दुश्मनों को उनके बिल के अंदर से निकालूंगा। तुम उस चेक पोस्ट के अफसरान के दिमागों में जगह बनाओ जो गिलगित और दूसरे शुमाली इलाकों से इस्लामाबाद की तरफ आने वालों को चेक करते हैं, और बारबरा खुंजराब की चेक पोस्ट के अफसरान के अंदर रहेगी। बारबरा ने पूछा, इससे क्या होगा? तुम करना क्या चाहते हो? जो करना चाहूँगा इसकी तुम इजाज़त नहीं दोगी, इसलिए तुम खामोशी रहो। वो चिढ़कर बोली, तुम नंबरी बदमाश हो, बेहतर है कि मॉर्गन ही से बातें करो। वो बोला, अगर सुपरमास्टर की टीम गिलगित में होगी तो मेरी हरकतों से वो जगह छोड़ देगी और वहाँ से कहीं दूर जाना चाहेगी। ऐसे में तुम दोनों उस टीम के अफराद को पहचान सकोगे। पारस की प्लानिंग के मुताबिक बारबरा और जे मॉर्गन ने अक्स ट्रांसफ़र करने वाले आलात अपने आलाकारों के जरिए गिलगित के मुख्तलिफ हिस्सों में रख दिए थे। वो आलात नन्हे लॉकेट के बराबर थे। ऐसी जगह रखे गए थे कि तलाश बसियार के बाद ही नज़र आ सकते थे। फिर वो आलात चेक पोस्ट जैसे मकामात तक भी पहुंचा दिए गए थे। पारस ने गिलगित के बाजार में आदिल के अक्स को मुंतकिल किया और वो लोगों से कहता फिरता कि वो कोई चंगेज़ खान की नहीं, एक आशिक की रूह है और अपनी माशूक को तलाश कर रही है। माइक हरारे और डी क्रूसो का ख्याल था कि वो पारस का अक्स होगा। हरारे ने कहा, ये तुम्हें घेरने की चाल है, अपनी टीम से अलग रहो, टीम को इन आलात के साथ जाने दो। तुम मिस फ्राई और 2 जासूस वहाँ सयाह की हैसियत से हैं। अपने उन तीनों मातहतों के साथ अपनी कार में निकलो और शहर का एक जायज़ा लो। हो सकता है तुम्हें पारस का अक्स कहीं नज़र आ जाए। इसका एक फ़ायदा यह होगा कि तुम पारस को बदले हुए मौजूदा बहरूप में देख लोगे। डी क्रूसो ने यही किया। उसकी टीम वहाँ से रवानगी के लिए सामान पैक कर रही थी। वो मिस फ्राई एंडरसन और 2 जासूसों के साथ अपनी कार में आकर बैठ गया। एक जासूस कार ड्राइव करने लगा। रात के 9 बजे थे। वो बाजार बंद हो चुका था जहां लोगों ने एक रूह को अपनी माशूका के लिए भटकते देखा था, लेकिन शहर के दूसरे हिस्सों के लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वो ऐसी किसी रूह को देखने के लिए 2-2, 4-4 लोगों की तादाद में आ रहे थे। बाजार बंद होने के बावजूद वहाँ अच्छी खासी रौनक हो गई थी। जो छोटे बड़े होटल, कहवा खाने और सिगरेट वगैरह की दुकानें थीं वो फिर से खुल गई थीं। मकामी बाशिंदों ने 7 बजे वो रूह देखी थी। इसके बाद वो नज़र नहीं आई। लोग बाजार के आसपास की गलियों में गए। कई घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देकर पूछा, क्या वाकई उन्होंने किसी रूह को देखा था? 2-4 ने इनकार किया। बाकी ने कस्में खाकर बयान दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से उस रूह को देखा था और उसकी आवाज़ भी सुनी थी। लेकिन रात 9 बजे तक इस बाजार में जौक दर जौक आने वालों में से किसी को वो रूह दिखाई नहीं दी। फिर सब ने यही कहा कि खामखा अफवाह उड़ाई गई है। उस बाजार के थाने के एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी आंखों से आदिल के अक्स को देखा था। वो ज़ईफुल एतकाद नहीं था, इसलिए शशोपंज में था कि आला अफसरान को क्या रिपोर्ट दे। फिर एक फ़ौजी अफसर ने थाने में आकर उससे पूछा, क्या आपने इस इलाके में किसी इंसानी अक्स को देखा है जिसे लोग रूह कह रहे हैं? पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर, आपने उसे इंसानी अक्स कहकर मेरी मुश्किल आसान कर दी है। वो ट्रांसपेरेंट था, उसके आर पार देखा जा सकता था। मैं उसे रूह तस्लीम नहीं कर सकता क्योंकि वो बेहतरीन गर्म सूट में था। फौजी अफसर ने कहा, आप मेरे चंद साथियों को लेकर चलें, हमें मालूम करना चाहिए कि और कितने मोतबर लोगों ने देखा और उसे सुना है और आखिरी बार उस अक्स को कहाँ देखा गया है। वो सिपाहियों के साथ एक बड़ी सी वैन में आकर बैठ गए। पुलिस ऑफिसर ने कहा, कई मोतबर मकामी लोगों ने मुझसे एक रूह के मुतल्लिक कहा है और कसम खाकर कहा है कि उन्होंने रूह को अपनी आंखों से देखा है। वो पुलिस वैन बाजार की बड़ी सड़क पर आई। वहाँ दूर दूर तक बेशुमार लोग थे और सब बेयकीनी से कह रहे थे कि सूट पहनने वाली रूह एक मज़हका खेज बात है। ऐसी बात पर बच्चे भी यकीन नहीं करेंगे। फौजी अफसर और उसके साथ आने वाला एक मातहत अफसर ये बातें सुनकर मायूस हो रहे थे। उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर से ताकीद की गई थी कि अगर देखी जाने वाली रूह का चर्चा हो रहा है तो फिर वो रूह नहीं है, जासूसी आलात के ज़रिए एक इंसान के अक्स को मुंतकिल किया जा रहा है। लिहाजा हकीकत क्या है इस बारे में फ़ौरन रिपोर्ट दी जाए। उस अफसर ने अपने मातहत से कहा, गाड़ी में रखे हुए ट्रांसमीटर के ज़रिए राबता करो। हेडक्वार्टर में ये इतला देनी होगी कि थाने का इंचार्ज और चंद मोतबर मकामी हजरात ने इंसानी ट्रांसपेरेंट अक्स को देखा है, लेकिन लोगों की अक्सरियत ने नहीं देखा है और वो इसे महज अफवाह कह रहे हैं। मातहत गाड़ी की अगली सीट पर आकर बैठ गया। डैशबोर्ड के खाने में ट्रांसमीटर रखा हुआ था। वो उस खाने को खोलना ही चाहता था कि उसके हाथ रुक गए।
उसने गाड़ी की विंडस्क्रीन के पार एक इंसानी अक्स को देखा, फिर चंद लम्हात तक आंखें फाड़े उसे देखता ही रह गया। वो अक्स नहीं था, एक निहायत ही हसीन दोशीज़ा थी। परियों जैसा सफ़ेद लिबास पहने हुई थी। शानों पर पड़ा हुआ दुपट्टा दोनों बाजों की तरफ हवा में यूं लहरा रहा था जैसे उस परी के पर फड़फड़ा रहे हों। गाड़ी के बाहर खड़े हुए फौजी और पुलिस अफसरान और सिपाही भी उसे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। उस पूरी सड़क पर हलचल सी मच गई थी। लोग शोर मचा रहे थे और अपनी अपनी उंगलियों के इशारे से अपने साथियों को दिखा रहे थे, जैसे ईद का चांद दिखा रहे हों। देखो, वो देखो, उधर पुलिस वैन से कुछ फासले पर वो रूह दिखाई दे रही है। सड़क के दूसरी तरफ डी क्रूसो मिस फ्राई एंडरसन के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। अगली सीट पर 2 जासूस थे। वो सब उस दोशीज़ा के अक्स को देख रहे थे। एक जासूस ने डी क्रूसो से कहा, सर ये तो गॉड मदर की छोटी बेटी एना लाना है। जब मैं इटली में अपनी टीम के साथ अक्स मुंतकिल करने वाले आलात चुराने गया था तो वहीं एक एल्बम में गॉड मदर और उसके बेटे बेटियों की तस्वीर देखी थी। उन तस्वीर के नीचे इनकी तारीख पैदाइश भी लिखी हुई थी। वो एना लाना ही थी। बीच सड़क पर खड़ी दोनों हाथ किसी को बुलाने के अंदाज में फैलाए कह रही थी, मैं आ गई हूँ मेरे आशिक, तुम कहाँ हो? मैंने सुना है तुम मुझे यहाँ के बाजारों और गलियों कूचों में ढूंढते फिर रहे हो। देखो तुम्हारी सदाओं में कितनी कशिश है। मैं खिंची चली आई हूँ, मुझे फिर सदाएं दो। चंद लम्हों के बाद आदिल की आवाज़ गूंजने लगी, माशूका, मेरी माशूका, तूने पुकारा और हम चले आए। जाने जिगर, जाने तमन्ना, गुस्ताख अखियां कत जालड़ी, हाय मेरी माशूका। उस सड़क पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सैकड़ों लोग थे। सबके सब इधर उधर घूमकर उस आशिक को देखना चाहते थे जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर वो नजर नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त लोग सड़क के दोनों किनारों पर सिमट आए थे। सड़क इसलिए खाली छोड़ दी थी कि वो आशिक अपनी माशूका से मिलने इसी रास्ते पर आ सकता था। फौजी अफसर अपने साथ एक वीडियो कैमरा लेकर आया था और एना लाना की मुतहर्रिक तस्वीर उतारने के दौरान कमेंट्री कर रहा था और कह रहा था, हमें इत्तला मिली थी कि गिलगित के इस बाजार में एक मर्द का ट्रांसपेरेंट अक्स देखा गया है। फिलहाल एक लड़की का ट्रांसपेरेंट अक्स इस वीडियो फिल्म के जरिए देखा जा सकता है। इस कैमरे का माइक्रोफोन बहुत हसास है। ये लड़की जो कुछ कह रही है इसके जवाब में इसके आशिक की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ऐसे वक्त लोगों ने सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। वहां अब आदिल का अक्स नजर आ रहा था। वो एक बेहतरीन सूट और नेकटाई पहने हुए था। दूर खड़ी हुई महबूबा की तरफ दोनों बाजू फैलाए कह रहा था, माशूका, मेरी जाने हयात, हमारे दोस्तों और दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि हम अभी हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर में हैं जिसके एक सिनेमा में फिल्म शराबी चल रही है। मैं उसी फिल्म का एक गाना तुम्हारे लिए गा रहा हूँ। फिर वो गाने लगा, मुझे प्यार दे, मुझे प्यार दे। वो सड़क के एक सिरे से गाता हुआ और डांस करता हुआ आने लगा। इधर से एना लाना उसके जवाब में गाती हुई उसकी समत रक्स करती हुई बढ़ने लगी। गाना कुछ यूं था, सैया मोरे सैया, सियाचिन पहुंचा दे रे, सियाचिन सियाचिन मुझे पहुंचा दे, हाय सियाचिन सियाचिन मुझे पहुंचा दे रहे, ना पहुंचाए तो फिर जा मैं तो ना ही बोलूं रे, जा तो ना ही बोलूं रे। डी क्रूसो ने झुंझुलाकर कहा, ये पारस शैतान का बच्चा है। इधर खड़े हुए फौजी अफसर को सियाचिन का इशारा दे रहा है। माइक हरारे ने सोच के जरिए कहा, वो पारस नहीं है, अगर ये एना लाना है तो वो आदिल है। हमें बता रहा है कि वो हिंदुस्तान के किसी ऐसे शहर में है जिसके एक सिनेमा घर में फिल्म शराबी दिखाई जा रही है। यह आसानी से मालूम किया जा सकता है कि मकबूजा कश्मीर या इसके करीब किसी शहर के सिनेमा में वो फिल्म चल रही है। मिस्टर हरारे, कोई दुश्मन ये नहीं बताता कि वो कहाँ छुपा हुआ है। यह हमें पाकिस्तान से भगाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मिस्टर क्रूसो, तुमने फरहाद के बेटों की हिस्ट्री तवज्जो से नहीं पढ़ी है। ये लोग दुश्मनों को सामने बुलाकर सर पर चपत मारते हैं। अभी तुम कह रहे थे कि यह पारस नहीं आदिल है। बेशक ये आदिल है, मगर इनके पीछे पारस या अली तैमूर का जहन काम कर रहा है। डी क्रूसो सोच के जरिए हरारे से बातें कर रहा था और दूर सड़क पर एना लाना और आदिल को देख रहा था। वो दोनों गाते हुए और रक्स करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर बिल्कुल करीब आने के बाद आदिल ने कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो, मैं प्यार मांगता हूँ और तुम सियाचिन ले जाने की बात करती हो। वो बोली, इश्क करने वाले आसमान की बुलंदी से तारे तोड़ कर लाते हैं, क्या तुम मुझे सियाचिन की बुलंदी पर नहीं ले जा सकते? वहाँ सर पर कफन बांधने वाले दलेर फौजी ही जा सकते हैं। हम जाएंगे तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। एना लाना ने कहा,
जिस्मानी तौर पर वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हमारा अक्स हिंदुस्तान के एक शहर से यहाँ आया है, इसी तरह ये अक्स सियाचिन पहुँच जाएगा। वहाँ हमारे अक्स को सर्दी नहीं लगेगी। हम मज़े से घूम फिर कर पाकिस्तानी और भारतीय फ़ौजियों की कार्रवाइयाँ देखेंगे। मेरी जान, हम मोहब्बत करते हैं, जंग से हमारा क्या ताल्लुक़। फिर हम उस फरहाद अली तैमूर के नाचीज़ मातहत हैं जो खालिस पाकिस्तानी है। हम कभी अक्स के ज़रिए और कभी आंखों से भी पाक आर्मी की कोई कार्रवाई नहीं देखेंगे, क्योंकि ये फरहाद के वतन का मुकद्दस राज है। खुदा की कसम, हम किसी दुश्मन को भी अक्स के ज़रिए वहाँ नहीं पहुँचने देंगे। मेरे साथ एक बार बोलो, पाकिस्तान। आदिल के अक्स ने एलालाना से कहा था, लेकिन गिलगित के बाजार के सैकड़ों अफराद ने बेख्तियार अपनी ज़ुबान से कहा, जिंदाबाद। फिर वहाँ देर तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। एलालाना और आदिल के अक्स अचानक ही गायब हो चुके थे। जब तक वहाँ नारे लगते रहे, तब तक पाक आर्मी के अफसरान और जवान हरकत में आ गए। टेलीफोन, ट्रांसमीटर और फैक्स वगैरह के ज़रिए गिलगित से आर्मी हेडक्वार्टर तक, फिर वहाँ से सियाचिन के मोर्चे तक तमाम फौजियों को अलर्ट किया जा रहा था। जैसा पारस ने सोचा था, उसी के मुताबिक शुमाली इलाका जात की तमाम चेकिंग पोस्ट्स के अफसरान को सख्ती से ताकीद कर दी गई थी कि किसी शख्स या गाड़ी की चेकिंग के बगैर वहां से उसे गुजरने ना दिया जाए। माइक हरारे और डी क्रूसो झाग की तरह बैठ गए। पारस ने अक्स मुंतकिल करने की आम नुमाइश करके उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए थे और आदिल के ज़रिए यह चैलेंज किया था कि किसी दुश्मन को भी अक्स के ज़रिए सियाचिन तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जिस्मानी कुव्वत और हथियारों से दुश्मनों के बढ़ते हुए कदम रोके जाते हैं, लेकिन पारस ने वो ताकत इस्तेमाल की थी, ना हथियार। उसने माहिर चैंपियन से शतरंज की बाजी खेली थी। एलालाना और आदिल दो मोहरे थे जो उसने आगे बढ़ाए थे और माइक हरारे को मात खाने के मरहले तक पहुंचा दिया था। डी क्रूसो ने कहा, अब तो हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। हरारे ने कहा, दानिशमंदी यही है। भारत में तुम्हारे जो आलाकार हैं, उनके दिमागों में जाओ और मालूम करो ये शराबी फिल्म नई है या पुरानी। पुरानी होगी तो कश्मीर के करीब भारत के किसी एक या दो शहरों में चल रही होगी। पारस पहली टीम के साथ वहीं किसी इलाके में होगा। तुम बड़े यकीन से कह रहे हो कि पारस उधर ही कहीं होगा, इसलिए मैं जाऊंगा। जाना तो होगा। अब तुम हिंदुस्तान में रहकर ही सियाचिन तक पहुंच सकते हो और वहां तक पहुंचने से पहले पारस और उसकी टीम को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वो मुसलमान नहीं चाहेंगे कि हम अक्स के ज़रिए भारतीय फौजी अड्डों तक पहुँचें, क्योंकि वहाँ से कुछ ही फासले पर पाकिस्तानी आर्मी के अड्डे हैं। हाँ, ये तो उन्होंने चैलेंज किया है कि दुश्मनों को क्या, दोस्तों को भी पाक आर्मी के किसी मोर्चे तक पहुँचने नहीं देंगे। डी क्रूसो अपनी क़यामगाह की तरफ वापस जाने लगा। मिस एंडरसन के जहन में तनवीमी अमल के ज़रिए पारस को नक्श किया गया था। वो कहने लगी, मिस्टर क्रूसो, पारस आपसे दुश्मनी कर रहा है, मगर मैं दिल और दिमाग से पारस को चाहती हूँ। आपका दुश्मन मेरे दिल में धड़कता रहता है। मैं अजीब उलझन में हूँ, आपकी टीम में हूँ और आपके दुश्मन को दिल से नहीं निकाल सकती। वो बोला, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम सच बोलती हो, इसीलिए मैं तुम्हें पारस के पास पहुँचाऊँगा। हम यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से हमारे मुल्क का एक खुसूसी तैयारा हमें हिंदुस्तान पहुँचा देगा। वो अपनी क़यामगाह में वापस आए। टीम के बाकी अफराद, अक्स मुंतकिल करने वाले आलात और कैमरे वगैरह साथ ले गए थे। उन्हें यकीन था कि पाकिस्तानी फ़ौज और जासूस वगैरह इतनी जल्दी हरकत में नहीं आएंगे और वो तमाम आलात के साथ बखैरियत इस्लामाबाद पहुंचकर वहां से बाकायदा प्लानिंग के मुताबिक हिंदुस्तान चले जाएंगे। वो किसी हद तक दुरुस्त सोच रहे थे। मुल्क दुश्मन अनासिर के फ़रार का रास्ता रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने के मज़ीद हंगामी इंतज़ामात करने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन शुमाली इलाका जात में सिर्फ फ़ोन, ट्रांसमीटर और फैक्स के ज़रिए हंगामी इंतज़ामात नहीं हो रहे थे, बल्कि उन ज़राए में टेलीपैथी भी शामिल हो गई थी। बारबरा और जे मॉर्गन ने गिलगित से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते की चेक पोस्ट पर फ़राइज़ अदा करने वालों के दिमागों में जगह बना ली थी और हुकूमत के एक आला अहदेदार के ज़रिए उस चेक पोस्ट के अफसर को फ़ोन के ज़रिए सख्ती से ताकीद कराई थी कि किसी शख्स या गाड़ी को चेकिंग के बगैर वहाँ से गुजरने ना दिया जाए। डी क्रूसो की टीम के अफराद अपनी गाड़ी में उधर पहुँचे तो उन्होंने चेक पोस्ट के सामने गाड़ियों की कतारें देखीं। वहाँ के सिपाही और अफसरान बड़ी तवज्जो से एक एक गाड़ी को चेक कर रहे थे। टीम के एक जासूस ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए डी क्रूसो को मुखातिब करके कहा, सर, यहाँ चेक पोस्ट वाले बड़ी तवज्जो से और सख्ती से एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। 12 गाड़ियों के पीछे हमारी 2 गाड़ियाँ हैं। चेकिंग के लिए हमारी गाड़ियों की बारी आएगी तो भेद खुल जाएगा। वीडियो कैमराज, साउंड मशीन
और अक्स ट्रांसफ़र करने वाले आलात बरामद कर लिए जाएंगे। उसने कहा, टीम के किसी शख्स को वहाँ के अफसर से बात करने के लिए कहो। मैं उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा लूँगा, फिर तुम्हारी गाड़ियों का रास्ता कोई नहीं रोकेगा। उसकी हिदायत पर अमल किया गया। एक शख्स गाड़ी से निकलकर चेक पोस्ट के अफसर के पास आया, फिर बोला, जनाब, हमारा एक साथी बहुत बीमार है, प्लीज़ आप हमारी गाड़ियाँ फ़ौरन चेक करके हमें आगे जाने दें। अफसर ने कहा, यहाँ जो आता है सबको जाने की जल्दी होती है। बड़ी कार वाले दौलतमंद कतार में खड़े रहना अपनी तौहीन समझते हैं। वो कहना चाहता था कि जब उन गाड़ियों की बारी आएगी तो चेक करेगा, लेकिन वो ऐसा ना कह सका। अपने सख्त लहजे को भूलकर अपनी कुर्सी से उठ गया, फिर नरमी से बोला, ये सुनकर अफसोस हुआ कि तुम्हारा आदमी बीमार है। दफ्तर से बाहर आ रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ियाँ ओवरटेक करके उधर ले आओ। मैं सिपाहियों से कह दूंगा कि वो तुम्हें जाने की इजाज़त दे दें। वो अफसर टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में पहुंचने वाले ने उसकी ज़रूरत का एहसास करते हुए उसे टॉयलेट जाने दिया, क्योंकि वो 5-7 मिनट से पहले वापस ना आता। दरअसल जे मॉर्गन ने समझ लिया था कि कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला अफसर के मिजाज को बदलकर अपनी 2 गाड़ियों को चेकिंग के बगैर वहां से ले जाना चाहता है। जे मॉर्गन ने मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले को अपनी मौजूदगी का इल्म नहीं होने दिया। उसने चुपचाप अफसर के अंदर टॉयलेट जाने की ज़रूरत पैदा की। वो टॉयलेट में गया तो मॉर्गन ने पारस के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर उसे चेक पोस्ट के अफसर के मुतालिक बताया कि उसके अंदर कोई ख्याल ख्वानी करने वाला पहुंचा हुआ है। पारस ने कहा, तुम अफसर के पास रहो, मैं उधर पहुंच रहा हूं। जे मॉर्गन चला गया। पारस ने एना लाना और आदिल से कहा, तुम दोनों हमारे इंजीनियर्स के साथ वीडियो कैमरा और साउंड मशीन वगैरह को ऑपरेट करो और ये बताओ गिलगित चेक पोस्ट पर कितने नंबर के अक्स मुंतकिल करने वाले आलात लगाए गए हैं। आदिल ने कहा, 20, 21 और 22 नंबरों के 3 आलात मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए हैं। क्या आप वहां जाएंगे? हाँ, ये देखना चाहता हूं कि वो सुपरमास्टर के लड़के कौन लोग हैं और उनमें टेलीपैथी जानने वाला कौन है। जे मॉर्गन उस अफसर के अंदर आया। वो जल्द ही टॉयलेट से बाहर आ गया था और अब दफ्तरी 4 दीवारी से निकलकर सड़क के किनारे पहुंच रहा था। डी क्रूसो की दोनों गाड़ियां कतार में खड़ी हुई गाड़ियों को ओवरटेक करके चेक पोस्ट के दफ्तर के सामने आ गई थीं। वो अफसर अपने मातहतों से कहना चाहता था कि इन 2 गाड़ियों को जाने दिया जाए, लेकिन कुछ कहने से पहले पारस के अक्स को अपने करीब देखकर खौफ से चीख मारकर उछलता हुआ पीछे चला गया। दोनों गाड़ियों में बैठे हुए अफराद भी खिड़कियों से झांककर अक्स को देख रहे थे। एक ने अफसर से कहा, आपको खौफजदा नहीं होना चाहिए, ये कोई रूह नहीं है। गिलगित शहर में ऐसे ही अक्स को सैकड़ों लोगों ने देखा है। पारस के अक्स ने कहा, वो शख्स जो अफसर के दिमाग में घुसा हुआ है उससे मैं ये कहता हूँ, क्या मैं ये बता दूं कि जिन आलात के जरिए मेरा अक्स नजर आ रहा है वो आलात तुम्हारे आदमियों ने कहाँ छुपा कर रखे हैं? डी क्रूसो ने उस अफसर की जुबान से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपने अक्स ट्रांसफर करने वाले आलात के जरिए यहाँ आए हो। चलो वो आलात मेरे ही सही, मगर यहाँ इसी जगह मौजूद हैं। अगर यहीं से बरामद हो गए तो क्या होगा? डी क्रूसो सोच में पड़ गया। टीम के एक जासूस ने एक गाड़ी से निकलकर कहा, मिस्टर क्रूसो, यह आपसे बातें करने वाला अक्स आदिल का नहीं, पारस का है। हम सब पारस को लाखों में पहचान सकते हैं। उस बोलने वाले जासूस के दिमाग में जलजला सा पैदा हुआ। वो चीखें मारता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका सर फोड़े की तरह दुख रहा था। उसके अंदर माइक हरारे कह रहा था, गधे के बच्चे, तुम बड़े चालाक जासूस कहलवाते हो, मगर तुमने ये क्या हमाकत की? पारस के अक्स के सामने अपने टीम लीडर को मिस्टर क्रूसो कहकर यूं क्यों मुखातिब किया? वो तकलीफ की शिद्दत से कराहता हुआ बोला, मैं हमेशा अपने लीडर को मिस्टर क्रूसो कहकर मुखातिब करता हूँ, लेकिन इस तरह मुखातिब करने से पारस को मालूम हो गया है कि इस टीम के ख्याल ख्वानी करने वाले लीडर का नाम क्रूसो है। जे मॉर्गन उस शख्स की दिमागी तकलीफ में मुब्तला होते ही उसके अंदर पहुंच गया था और माइक हरारे की डांट डपट सुन रहा था। डी क्रूसो ने उसके अंदर आकर कहा, यह पारस इन्हें इन आलात के साथ ज़रूर पकड़ लेगा। बेहतर यही है कि इनके मामले में उलझा रहे। मैं अपनी गाड़ी में निकल पड़ा हूँ। इस चेक पोस्ट से किसी शक व शुबे के बगैर गुजर जाऊँगा। हरारे ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ से गुजरो, मैं पारस को यहाँ उलझाए रखूँगा। जे मॉर्गन ने पारस को ये तमाम बातें बताईं। पारस ने कहा, इसका मतलब यह है कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला क्रूसो पीछे किसी गाड़ी में आ रहा है। तुम बारबरा को यहाँ बुलाओ, वो भी तुम्हारे साथ तमाम गाड़ियों वालों के अंदर पहुँचती रहेगी। देखें वो क्रूसो यहाँ से कैसे निकलता है। उधर माइक हरारे ने अफसर की जुबान से कहा, मिस्टर पारस, तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। तुम तो शितारा के साथ वॉशिंगटन आने वाले थे। पारस ने कहा, हैरान होना छोड़ दो,
क्या शितारा के साथ अभी जहां हूं वहां से मेरा अक्स मुंतकिल होकर यहां नहीं आ सकता? हाँ, मगर गिलगित के बाजार में आदिल कह रहा था कि वो हिंदुस्तान के एक शहर में है। बेशक, एना, लाना और आदिल अपनी एक टीम के साथ हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं उनके साथ वहाँ मौजूद हूँ? मैं यही समझ रहा था कि तुम वहाँ उनकी रहनुमाई कर रहे हो। मिस्टर हरारे, अपना शतरंजी जहन इस्तेमाल करो। शितारा ख्याल ख्वानी करती है, मैं उसके ज़रिए आदिल को गाइड करता हूँ। क्या हमारे दरमियान कोई समझौता हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ चेकिंग के बगैर गुजर जाएं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।